हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चाइना जो है वो अपनी आक्रामकता दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहस आजकल छिड़ चुकी है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, क्या किसी तरीके से दुनिया के अंदर ये न्यूक्लियर वॉर होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। और मेरी ये डिबेट किसी भविष्यवाणी या किसी की तरफ नहीं होगी, बल्कि पूरे तरीके से मेरी ये जो डिबेट होगी वो डिस्कशन होगा, वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होगा कि किस तरीके से दुनिया जो है वो अलग अलग जो है थिएटर्स ऑफ वॉर में डिवाइड हो रही है और दुनिया किस तरीके से। तो असलियत में इस दुनिया के पास वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का एक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देखें तो सबसे पहले अगर आप लोग वर्ल्ड वॉर 1 में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर असलियत में पूरी दुनिया जो है वो 2 ग्रुप्स में बंट चुकी थी और इन 2 ग्रुप्स के अंदर जो है वो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट था, इकोनॉमिक कंपटीशन था। और उसके इकोनॉमिक कंपटीशन में एक ओल्ड पावर थी ब्रिटेन और दूसरी जो थी वो न्यूली इमर्जिंग पावर थी जर्मनी। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। यहाँ पर ये ओल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन था और यहाँ ये न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ये अपने प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट थे, ये अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। यही रीज़न है मेजॉरिटी में जो पुरानी दुनिया थी, इन दोनों को चाहिए थी मार्केट, इन दोनों को चाहिए थी मार्केट। जर्मनी को चाहिए थी मार्केट, ब्रिटेन के पास थी मार्केट। असलियत में इसके पास बहुत सारी कॉलोनीज थी और लगभग पूरी दुनिया के अंदर जो ओल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे, पुराने जो औद्योगिकृत देश थे, उन सब ने कब्जा कर लिया था। समझे, भारत से लेकर पूरे अफ्रीका से लेकर चाइना से लेकर जितना भी एरिया था, उन सब पे ब्रिटेन और ब्रिटेन के दोस्तों का कब्जा हो चुका था। जर्मनी हर हालत में नई कंट्रीज चाहता था, अपने लिए कॉलोनीज चाहता था, ताकि उसमें अपना सामान, बना हुआ सामान बेच सके। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स बन गए, एक का लीडर बना ब्रिटेन और दूसरे का लीडर बना जर्मनी। जब ये 2 ग्रुप्स बन गए दोस्तों और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन शुरू हो गया, तो ऐसे में अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस और खासकर जिसे कहते हैं इश्यूज जो हैं वो उभर कर आने लगे। और इसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू जो था वो ईस्टर्न क्वेश्चन का इशू था, पूर्वी समस्या का मामला था। ईस्टर्न क्वेश्चन फिर कभी आपको डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईस्टर्न क्वेश्चन, जिसे हम फिर कभी किसी टाइम पर डिस्कस करेंगे। लेकिन असलियत में यहाँ पर ये इशू इस तरीके से था कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में पूरा यूरोप बंट चुका था और पूरा यूरोप जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में बंट चुका था, और यहीं से कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की जितनी छोटी छोटी वॉर हैं, जिसे कहेंगे प्रीकर्सर्स ऑफ वॉर शुरू हो गई। यानी छोटे छोटे देश आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ये छोटे छोटे देश जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट 1895 से लड़ना शुरू करते हैं और अप्रॉक्सीमेट 1914 तक ये लगातार लड़ते जाते हैं। और हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि 1914 के अंदर जो 2 ग्रुप्स थे जो कॉन्टिन्यूसली वॉर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे जो ग्रुप, वो दोनों के दोनों ग्रुप्स थे, मजबूरी में उन दोनों को लड़ना पड़ता है और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। बहुत छोटी छोटी कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे जापान की रशिया से हुई, जापान की चाइना से हुई, उसके बाद क्या नाम है सर्बिया की ऑस्ट्रिया से हुई, और जर्मनी, ग्रीस और सर्बिया और बुल्गारिया ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। ऑटोमन एम्पायर लड़ रहा है, इटली जो है वो लड़ रहा है, हर कोई आपस में छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में हर कोई एक दूसरे से नाराज था, गुस्से में था, परेशान था। और ऐसी सिचुएशन में जब वो गुस्सा, जब वो फ्रस्ट्रेशन, सारी कंट्रीज की फ्रस्ट्रेशन आपस में बढ़ रही थी और साथ साथ इस फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ इश्यूज जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे,
और खुलकर एक दूसरे को मारा जा रहा था, और ऐसे में नेशनलिज्म जो है वो असलियत में रेडिकल नेशनलिज्म की फॉर्म में बढ़ रहा था, यानी राष्ट्रवाद जो है वो उग्र राष्ट्रवाद की फॉर्म में बढ़ रहा था। और उसी वजह से यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था ये जो राष्ट्रवाद है ये चंदन के वृक्ष के चारों तरफ लिपटे हुए उसकी अजगर की तरह है, जो आपको सुगंध तो पूरी देगा लेकिन भोगने नहीं देगा, चंदन के वृक्ष को चंदन के वृक्ष तक पहुंचने नहीं देगा। तो राष्ट्रवाद को उन्होंने बुरा माना था, और नेशनलिज्म उस टाइम पर पीक पर था, जिस वजह से क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी देखेंगे तो एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम था, और हिटलर जो है वो रेडिकल नेशनलिज्म का अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण बना। हिटलर जो है वो रेडिकल नेशनलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण बना, और यहां उसने जिस तरीके से जूस को मारा और पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। हालांकि अकेला हिटलर उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए सैकड़ों छोटे बड़े फैक्टर्स और कम से कम 20 बड़े फैक्टर्स जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। लेकिन फिर भी दुनिया को एक स्केपगोट चाहिए होता है। दुनिया कहीं ना कहीं आरोप मढ़ के अपनी गर्दन बचाने के कोशिश कर रही होती है। यही सिचुएशन यहां पर थी। दुनिया गर्दन बचाने की कोशिश कर रही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 किस वजह से हुआ। तो सारी डिबेट में से जो जीते हुए कंट्रीज हैं, जब वो बाहर निकलने की सोचने लगे तो असलियत में उन्होंने अलग अलग तरीके से सारा दोष हिटलर के ऊपर मढ़ दिया और अपनी कॉलर बचाकर निकलने लगे और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो असलियत में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी छोटी बड़ी कई सारी लड़ाइयां हुई थी और हिटलर ने ही कई सारी जगहों पर कब्जा कर लिया था। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का देख लेते हो तो अब आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर। क्या पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड वॉर 3 होगा? तो असलियत में ये समझ लीजिए, जो पहली कंडीशन है वर्ल्ड वॉर 3 की, इस पूरी दुनिया में 2 ग्रुप्स का होना। तो क्या इस समय पर 2 ग्रुप्स में दुनिया बटी हुई है? तो हाँ, 2 ग्रुप्स नहीं तो कम से कम 2 लीडर्स उभर कर आ गए हैं। पहले जैसे ब्रिटेन था, आज के दिन अमेरिका है। पहले जैसे जर्मनी था, आज के दिन चाइना है। यहां पर दोनों के बीच में असलियत में रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई इसलिए नहीं हुई, वॉर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन इकोनॉमिक कंपटीशन का ना होना था। दोनों एक दूसरे से अलग थलग थे, कोई रिलेशन नहीं था, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं था। यहां अमेरिका और चाइना के बीच में जैसे ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन है, वैसे ही उस टाइम पर जैसे पहले इकोनॉमिक कंपटीशन था, आज के दिन इनके बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन है। एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, मार्केट्स पे कब्जा करने से लेकर हर जगह पर। इस इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से 2 ग्रुप्स, पूरी दुनिया जो है वो 2 ग्रुप्स में बढ़ती जा रही है। यहां तक कि भारत जैसा देश, इंडिया जैसा कंट्री भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। इंडिया जैसा कंट्री भी 2 ग्रुप से बच नहीं पाया है, वो अब धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे तो पूरी दुनिया अगर 2 ग्रुप्स में बटी हुई है, तो यहां पर असलियत में उसका एक रीजन, उसका एक और अगला स्टेप ये है कि थिएटर्स ऑफ वॉर जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं, और असलियत में जो इश्यूज थे वो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां खुलकर आप देख सकते हैं, और वो वॉर प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो थिएटर्स ऑफ वॉर में एक तो साउथ चाइना सी जो थिएटर ऑफ वॉर है, यहां थिएटर ऑफ वॉर कौन सा है? अफगानिस्तान, ये मिडल ईस्ट। एक थिएटर ऑफ वॉर जो है वो आर्मेनिया, अजरबैजान है। एक थिएटर ऑफ वॉर ब्लैक सी है। एक थिएटर ऑफ वॉर ईस्ट मेडिटेरेनियन सी है। एक थिएटर ऑफ वॉर कहीं ना कहीं अभी भी कश्मीर है। एक थिएटर ऑफ वॉर यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि ताइवान और चाइना का है। एक थिएटर ऑफ वॉर यूक्रेन का है, और ऊपर से एक थिएटर ऑफ वॉर इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो रशिया के साथ भी है।
तो यहां अगर आप देखें तो पूरी दुनिया जिस तरीके से अलग अलग थिएटर्स ऑफ वॉर में लगातार डिवाइड होती जा रही है, और यहां पर किसी न किसी मामले में अगर आप देखो तो पूरी दुनिया खुले तौर पर क्लियर वर्ड्स में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप यूक्रेन को देखेंगे तो एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ रशिया है जो आपस में लड़ रही हैं। ब्लैक सी को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी यूरोपियन यूनियन और रशिया आपस में भिड़े हुए हैं। यहां अगर आप आर्मेनिया अजरबैजान को देखोगे तो यहां पर टर्की वर्सेस फ्रांस खुलकर सामने आया हुआ है। ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस टर्की एक तरफ यहां पर ग्रीस और टर्की लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर फ्रांस और वर्सेस टर्की है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे यहां पर इस मिडल ईस्ट में अगर आप देखते हैं तो एक तरफ टर्की है, दूसरी तरफ ईरान है, तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है और चौथी तरफ इजराइल है। यहां पर इंडिया पाकिस्तान क्लियर वर्ड्स में है, तो आप देख सकते हैं ये लोग खुलकर लड़ रहे हैं। यहां साउथ चाइना सी में अगर आप देखते हैं तो चाइना वर्सेस साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज हैं। चाइना वर्सेस आसियान कंट्रीज हैं। यहां पर ताइवान वर्सेस चाइना है, ताइवान वर्सेस चाइना, और जापान साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया का, जापान से चाइना का। तो शॉर्ट में अगर आप देखें तो यहां पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसमें अगर आप दो ग्रुप्स को ढूंढना चाहें कि यहां ये पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है क्या, तो आंसर है बिल्कुल है। एक तरफ आप देखेंगे रशिया और चाइना तो खड़े ही हुए हैं, साथ में टर्की और पाकिस्तान और यहां तक कि ईरान जो है वो एक तरफ जाकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के साथ साथ यहां पर यूरोपियन यूनियन खड़ा हुआ है, यहां पर इजराइल खड़ा हुआ है, यहां पर अरब कंट्रीज खड़ी हुई हैं, यहां पर इंडिया खड़ा हुआ है और आसियान कंट्रीज खड़ी हुई हैं, और जिसे कहते हैं फाइव आइज खड़े हुए हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह। तो असलियत में यहां आप देखेंगे जितने भी थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, जहां जहां हर कोई किसी ना किसी से लड़ रहा है, हर किसी ने अपने आप को किसी ना किसी ग्रुप के अंदर अलाइन कर लिया है, किसी ना किसी ग्रुप में खुले तौर पर शामिल कर लिया है। और जैसे ही इन्हें खुले तौर पर शामिल कर लिया गया है अपने अलाइज की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं, जो इश्यूज यानी मुद्दे थे वो खुलकर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं मैक्सिमम जगह पर। और लद्दाख बॉर्डर इसका सबसे बड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल है, इजराइल फिलिस्तीन एक बड़ा एग्जाम्पल है, यूक्रेन एक बड़ा एग्जाम्पल है, ग्रीस टर्की बड़ा एग्जाम्पल है, साउथ चाइना सी में जिस तरीके से फिलीपींस खुली धमकी दे रहा है, जिस तरीके से ताइवान खुली धमकी दे रहा है, जापान अपनी आर्मी तैयार कर रहा है। तो असलियत में यहां पर अगला स्टेप, जो इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएं, तो अगला स्टेप होता है वॉर प्रिपरेशन। तो क्या ये पूरी दुनिया वॉर प्रिपरेशन कर रही है? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। इसका अंदाजा भारत जैसे शांति प्रिय देश से लगाया जा सकता है कि जिसने पिछले 70-75 साल में या 1962 के बाद अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर को, यानी चाइना के साथ जो भी बॉर्डर है उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया था, लेकिन एकदम से आज के दिन अगर आप देखते हैं तो हमारे देश के अंदर इस बॉर्डर के ऊपर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। 240 किलोमीटर के करीब लंबी सड़कें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं, 12,000 किलोमीटर के करीब लंबी यहां पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जो भी वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए बन रही हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, इसके पीछे का और कोई कारण नहीं, वो यही कारण है कि जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, इंडिया अपनी एक वॉर प्रिपरेशन कर रहा है, जिस तरीके से
से राफेल खरीदे जा रहे हैं, सुखोई का डील करने की बात की जा रही है, हथियारों की खरीद हो रही है और हर चीज की वॉर प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इससे अंदाजा आपको लगाया जा सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और खुलकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इंडिया जैसा देश जब तक तैयारी करना शुरू कर दे, हथियार खरीदना शुरू कर दे और भर भर के हथियार खरीदे, वहां से आपको अंदाजा लग सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यही गड़बड़ एक चिंगारी की आशा कर रहा है, चिंगारी की उम्मीद कर रहा है। वो चिंगारी कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन भड़क रहे हैं, देश एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, भड़क रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये सारे के सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं और समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाएं और कोई चिंगारी भड़के और ये दोनों के दोनों ग्रुप्स आपस में अपनी अपनी दुश्मनियां निकालना शुरू करें, एक दूसरे को हराना शुरू करें, एक दूसरे को खत्म करना शुरू करें, होगा। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये पक्का है। कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये पक्का है। कब होगा? अगले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। 30 से 40 के बीच में दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। तो आगे इसके बारे में जो भी कमेंट्स वगैरह हैं वो आप लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों हमने एक प्रोग्राम चलाया है एनसीईआरटी का, उसके अंदर ये है कि आप लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर कोरोना में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट करने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम कंटिन्यू बनाए रखें, ज़बरदस्त लेवल पर बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े। चॉकलेट के खर्चे में हम लोग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। घर बैठ के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया हमसे जुड़ रही है, आप भी जुड़िए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.